माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब। तो टेट्रापॉड लिम्ब का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है और उसमें कौन कौन सी सेल्स और लेयर का यूज़ होता है और कैसे सिग्नलिंग होती है। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। ये CSIR नेट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने लेक्चर लिए उनसे रिलेटेड एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि टेट्रापॉड लिम्ब के डेवलपमेंट में लिम्ब का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो फर्स्टली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड। लिम्ब बड का फॉर्मेशन होता है। लिम्ब बड क्या होती है ये चीज़ मैं आगे आपको समझाऊंगा। जनरेटिंग द प्रोक्सोमियल एंड डिस्टलेट एक्सिस ऑफ द लिम्ब। ये प्रोक्सोमियल और डिस्टलेट एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्ब की। स्पेसिफिकेशन ऑफ एंटेरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस, जनरेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, सेल डेथ एंड फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड जॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है कि द वर्टिब्रेट लिम्ब इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन with an asymmetrically arrangement of parts. The positional information need to construct the limb to function in the 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। मतलब लिम्ब जो होता है वो 3 डायमेंशनली कोऑर्डिनेटेड होता है। फर्स्ट डायमेंशन इज द प्रोक्सोमियल डिस्टलेट एक्सिस, जिसमें क्या होता है कि शोल्डर टू हिप टोई तक के ये चीज देखते हैं हम। मतलब शोल्डर से फिंगर्स तक। शोल्डर जो होता है ये हमारे पास प्रोक्सोमियल एंड होता है और जो फिंगर्स का होता है वो हमारे पास डिस्टल एंड होता है। और अगर हम देखें सेकेंड डायमेंशन ऑफ इज एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, जिसमें कि एंटेरियर मीन्स थंब और पोस्टीरियर मीन्स लिटिल फिंगर। द फाइनली लिम्ब हैव डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, अवर प्लाम एंड द रेडियली डिस्टिंग्विश द फोरू एंड डोर्सल कुनेकल डोर्सल। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि जिस टाइप से अगर हम ये चीज देखें तो ये हैंड इस टाइप से होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ प्रोक्सोमियल पार्ट और ये जो है हमारे पास डिस्टल पार्ट। किसी भी लिम्ब का, टेट्रापॉड लिम्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास शोल्डर वाला पार्ट है वो प्रोक्सोमियल्स पार्ट होता है और जो फिंगर्स वाला पार्ट होता है वो डिस्टल्स पार्ट होता है। अगर हम बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर की तो जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट्स होता है, एंटीरियर पार्ट्स ये थंब वाला पार्ट होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट हमारे पास लिटिल फिंगर वाला पार्ट्स होता है ना। और डोर्सल वेंट्रल की अगर हम बात करें, डोर्सल वेंट्रल जो होता है, डोर्सल पार्ट जो होता है हमारे पास अपर पार्ट्स होता है। इस टाइप से हमारे पास ये फिंगर है तो ये अपर पार्ट जो है डोर्सल पार्ट्स है और जो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट्स ये वाला लोअर पार्ट्स ये हमारे पास वेंट्रल पार्ट्स है। प्लाम वाला पार्ट, पाम वाला, ये जो हमारा हैंड का पाम होता है वो वेंट्रल पार्ट है। तो इस टाइप से आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो टेट्रापोड्स लिम्ब है वो 3 डायमेंशनली कोऑर्डिनेटेड है। देखो ये डायग्राम में अगर मैं बताऊँ तो ये शोल्डर वाला पार्ट जो है ये प्रोक्सोमियल्स पार्ट है और जो फिंगर वाला पार्ट है ये डिस्टल पार्ट है। अगर हम इंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो इंटीरियर पार्ट हमारा थंब वाला पार्ट है और जो पोस्टीरियर की बात करें तो ये है लिटिल फिंगर वाला पार्ट है ना। और अगर हम डोर्सल वेंट्रल की बात करें तो डोर्सल वाला पार्ट जो हमारे पास हैंड का अपर वाला पार्ट है वो डोर्सल पार्ट और जो पाम वाला पार्ट है वो वेंट्रल पार्ट होता है ना, वेंट्रल पार्ट। तो टेट्रापोड्स का लिम्ब इस टाइप से कोऑर्डिनेटेड है। तो इसी टाइप से टेट्रापोड्स का लिम्ब 3 डायमेंशनली कोऑर्डिनेटेड है। अगर हम लिम्ब की बात करें तो लिम्ब के अंदर जो बोन्स की बात करें तो बोन्स हमारे पास 3 टाइप से डिवाइडेड है। कौन सी, फर्स्टली जो शोल्डर से
शोल्डर से फॉर्म होती है वो ह्यूमरस, जो कि स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन करती है। ज़िगोपोड और ऑटोपोड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास टेट्रापोड लिम्ब की बोन्स, स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड्स। स्टाइलोपोड्स मतलब ह्यूमरस, ज़िगोपोड मतलब क्या होता है रेडियस अल्ना, और ऑटोपोड्स की बात अगर हम करें तो मेटाकार्पस और डिजिट्स की बात होती है ना। तो ये डायग्राम से आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बर्ड क्या होती है। लिम्ब बर्ड नॉर्मली क्या होता है कि जो लिम्ब होता है, नॉर्मली लिम्ब का डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे ही न्यूरुलेशन होता है हमारे पास, न्यूरुलेशन जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में जब न्यूरुलेशन होता है, मैं एक डायग्राम आपको अच्छे से और शो करता हूँ। ये जब लिम्ब का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे न्यूरुलेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद में हमारा उसमें क्या बनता है, यहाँ पर सोमाइट्स का पेरेक्सियल मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये मेसोडर्म ही क्या करती है, मेसोडर्म की हेल्प से मेसोडर्म और एपिडर्मिस लेयर ही लिम्ब का फॉर्मेशन करती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो नॉर्मली क्या होता है कि न्यूरुलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो तो जैसे ही हमारे पास न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो एक्स्ट्रा पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है हमारे पास। एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स यहाँ पर मेसोडर्म्स लेयर होती है, मेसेनकाइमल सेल होती है, मेसोडर्म लेयर, और जो कि सोमाइट्स की हेल्प से लिम्ब का और लिम्ब के एक्सटर्नल कार्टिलेज और बोन का फॉर्मेशन करती है ना। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो ये जो है न्यूरल ट्यूब है और ये हमारे पास पेरेक्सियल मेसोडर्म है, और मेसोडर्म से हमारे पास क्या होते हैं, सोमाइट्स का फॉर्मेशन करती है। सोमाइट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्केलेटोम, मायोटोम और डर्मेटोम। डर्मेटोम जो होता है डर्मिस का फॉर्मेशन करता है, और इस मायोटोम जो मसल्स, स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करता है किसी भी लेग्स के अपने टेट्रापोड लिम्ब पर। और कार्टिलेज जो होता है इस लिम्ब के अटैचमेंट के लिए यूज होता है ना। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ आपको कि लिम्ब का एटलीस्ट डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर हम लिम्ब के डेवलपमेंट की बात करें जिस टाइम पे, अगर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चरली अगर समझाऊं तो जैसे ही हमारे पास स्टार्टिंग में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से जब ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला स्टेज, जाइगोट के बाद में क्या होता है यहाँ पर मोरूला स्टेज आती है। मोरूला के बाद में हमारे पास क्या आती है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला के बाद में हमारे पास आती है गेस्टुला के बाद में हमारे पास 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर कौन सी हमारे पास, एपिडर्मल लेयर, मेसोडर्मल लेयर, और ये होती है एंडोडर्मल लेयर, है ना। एंडोडर्मल लेयर, ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 लेयर्स के फॉर्मेशन के आफ्टर क्या होती है, यहाँ पर न्यूरुलेशन की प्रोसेस होती है। अब ये न्यूरुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एपिडर्मल लेयर जो होती है वो बहुत सी प्रोसेस करती है जिसमें कि फोल्डिंग कॉज करती है और यह न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। मैं एक समरी दे रहा हूँ, अपनी जनरल समरी कि टेट्रापोड लिम्ब किस टाइप से फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी लेयर्स इसमें यूजफुल होती है। तो न्यूरुलेशन के टाइम पे क्या होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे, यह न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो एक एक्स्ट्रा पार्ट्स बनते हैं जहां पर हम इसको बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल्स, मेसेनकाइमल लेयर, जो कि लिम्ब के पार्ट्स का डेवलपमेंट करती है। अब मेसेनकाइम लेयर जो होती है, ये मेसेनकाइम लेयर मेसोडर्मल लेयर जो होती है ये हेड्स और सोमाइट्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये सोमाइट्स क्या करते हैं, जो कि टेट्रापोड लिम्ब है, टेट्रापोड लिम्ब के फॉर्मेशन में जो पार्ट्स का यूज होता है उन पार्ट्स के फॉर्मेशन में यूजफुल होती है। जैसे कि स्केलेटोम क्या होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेज क्या करता है, बोन्स को मसल से बोन्स को
मसल से अटैच करने का काम करता है। मायोटोम जो कि मसल्स का फॉर्मेशन करता है, स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार के टेंडम्स होता है, कार्टिलेज जो होता है अटैचमेंट का काम करता है। डर्मेटोम जो होता है डर्मिस का फॉर्मेशन करता है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है लेग्स पर। तो इसी टाइप से लेग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं लिम्ब बर्ड्स की, तो लिम्ब बर्ड के अंदर मैंने आपको बताया है लिम्ब बर्ड इमरजेंस ऑफ द लिम्ब बर्ड, प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स। यहाँ पर मेसेनकाइमल लेयर जो होती है, मेसेनकाइमल सेल्स जो कि सराउंडेड होती है बाय एपिडर्मल लेयर से। ये हमारे पास आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर ये एपिडर्मल लेयर होती है। और जो ये वाली पार्ट उसके लोअर पार्ट्स की जो लेयर होती है मेसोडर्मल लेयर होती है, मेसोडर्म लेयर। मेसोडर्म लेयर की जो मेसेनकाइम सेल्स होती है, मेसेनकाइम सेल्स प्रोलिफरेट करती है और लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करती है, प्रोलिफरेशन करके लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करती है इस टाइप से। और एपिडर्मिस लेयर है ना, लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करती है। प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल फॉर्म द सोमेटिक रीजन्स ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म से सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे हेल्प करती है मेसोडर्म एंड लिम्ब बर्ड इन द एम्फीबियन एम्ब्रियो टू ब्लज आउटवर्ड। और ये प्रोलिफरेट करके ऐसा ब्लज का फॉर्मेशन करती है, ब्लज का फॉर्मेशन करती है। और लिम्ब बर्ड उस ब्लज को क्या बोलते हैं, लिम्ब बर्ड। एंड दिस सेल जनरेट द स्केलेटल एलिमेंट्स ऑफ द लिम्ब, कंट्रीब्यूट ऑफ द मायोब्लास्ट फॉर्म द लेटरल मायोटोम, प्रोवाइड द लिम्ब मस्कुलेचर। मतलब जो लेटरल मायोटोम्स है, मायोटोम्स जो है ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये किस चीज से फॉर्म हुआ है मायोटोम्स, ये मायोटोम्स हमारे पास मायोटोम सोमाइट से फॉर्मेशन हुआ। और सोमाइट का फॉर्मेशन जो होता है पेरिक्सियल मेसोडर्म से होता है। और ये मेसोडर्म जो होता है ये न्यूरुलेशन अंत की प्रोसेस में होता है, जिसमें कि न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको एक जनरली इंट्रोडक्शन दे दिया कि टेट्रापोड लिम्ब अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी में अगर हम देखें तो टेट्रापोड लिम्ब का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है और कौन सा पार्ट जो होता है ये लिम्ब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आपको अगर समझ आए, फिर भी मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जैसे ही हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में हमारे पास मोरुला स्टेज आती है। मोरुला स्टेज एक वॉल प्रोलिफरेटेड सेल का एक बॉल होती है जो कि पूरी फिल्डेड होती है सेल से, मोरुला स्टेज होती है। मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज होती है, ब्लास्टुला के बाद में गेस्ट्रुला स्टेज होती है। गेस्ट्रुला स्टेज में 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, एपिडर्मल लेयर, मेसोडर्म लेयर एंड एंडोडर्म लेयर। अब जो एपिडर्मिस लेयर जो होती है, एपिडर्मल लेयर, ये न्यूरुलेशन की प्रोसेस से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और जैसे ही हमारे पास न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि ये न्यूरल ट्यूब होती है और नोटोकोट्स का फॉर्मेशन होता है। नोटोकोट्स जो होती है ये हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाती है। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल ये जो कि एक एक्स्ट्रा सेल्स होती है। और जो अब एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है मेसोडर्म लेयर का, ये पेरिक्सियल मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है और लेटरल प्लेट मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है। अभी लेटरल प्लेट मेसोडर्म और पेरिक्सियल मेसोडर्म ये एक दूसरे की सिग्नलिंग से सोमाइट्स के फॉर्मेशन करते हैं और यही सोमाइट जो होता है लेग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मेसोडर्म लेयर क्या करती है, मेसोडर्म लेयर ये प्रोलिफरेट करती है और ब्लज का फॉर्मेशन करती है इस टाइप से। यहाँ पर मेसोडर्म लेयर होती है और ये इसमें सिग्नलिंग होती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप से सिग्नलिंग होती है। और ये मेसोडर्म लेयर जो होती है अपर टाइप से सराउंडेड होती है बाय एपिडर्मिस लेयर से, एपिडर्मल लेयर से, है ना, एपिडर्मल लेयर से। तो ये मेसोडर्म लेयर जो होती है प्रोलिफरेट करती है बाय द हेल्प ऑफ सोमाइट्स की और लेटरल मेसोडर्म से ये सिग्नलिंग प्रोसेस करती है और मेसोडर्म लेयर जो होती है प्रोलिफरेट करती है। प्रोलिफरेट करने के बाद में मेसेनकाइम सेल जो होती है प्रोलिफरेशन करने के बाद ब्लज का फॉर्मेशन करती है। और ब्लज जो होता है ये ब्लज ही आउटवर्ड, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बर्ड, है ना। तो लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रीच। एपिकल एक्टोडर्मल रीच क्या होता है कि जैसे ये मेसेनकाइम सेल जो होती है प्रोलिफरेशन करती है,
अगर हम बात करें मेसेनकाइम सेल, काइम सेल ये प्रोलिफरेट करती है और आफ्टर प्रोलिफरेशन में क्या होता है, सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है और सिग्नलिंग से ये क्या करती है, एपिडर्मल लेयर को स्टिमुलेट करती है और ये एपिडर्मल लेयर थिक होती है। इसके स्टिमुलेशन से एपिडर्मल लेयर भी प्रोलिफरेट करती है, सम थोड़ी थोड़ी प्रोलिफरेट करती है और थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है। और ये थिक लेयर जो होती है ये क्या कहलाती है, एपिकल एक्टोडर्मल रीज। एपिकल एक्टोडर्मल रीज क्या होता है, एपिकल एक्टोडर्मल रीज थिकनिंग ऑफ एपिडर्मल लेयर, है ना। एपिडर्मल लेयर की थिकनिंग ही हमारे पास क्या करती है, एपिकल एक्टोडर्मल रीज का फॉर्मेशन करती है। और ये जो लेयर होती है एपिकल एक्टोडर्मल रीज, ये मेसोडर्म को ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि ये मेसेनकाइमल सेल को ऐसे स्पेसिफिक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि वह सेल ओनली या तो लेग का फॉर्मेशन करे या फिर जैसे हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन करे या तो फिर फोर लिम्ब का फॉर्मेशन करे या तो हैंड का फॉर्मेशन करे, है ना। तो लेग्स और हैंड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, मेनली मेसेनकाइमल सेल। यही स्पेसिफिकेशन करती है मेसेनकाइमल सेल लेग, जैसे कि हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मीन्स मतलब क्या होता है, हैंड्स का। हिंड लिम्ब की अगर हम बात करें तो लेग्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब के स्पेसिफिकेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, मेसेनकाइमल सेल। और मेसेनकाइमल सेल को प्रोलिफरेशन करने के लिए कौन हेल्प करता है, सोमाइट्स और लेटरल पेड मेसोडर्म, है ना। और मेसेनकाइमल सेल जब प्रोलिफरेशन करती है तो ये सिग्नलिंग करती है किसको, एपिडर्मल लेयर को। एपिडर्मल लेयर की सिग्नलिंग से क्या होती है, ठीक हो जाती है और थिकनिंग से एपिकल एक्टोडर्मल रीज का फॉर्मेशन होता है। और एपिकल एक्टोडर्मल रीज ये वापस से री सिग्नलिंग देती है मेसेनकाइमल सेल को फॉर स्पेसिफिकेशन के लिए कि ये लेग हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन करे या फिर फोर लिम्ब का फॉर्मेशन करे। ये चीज याद रखना, एपिकल एक्टोडर्मल लेयर स्पेसिफिक लेयर नहीं होती है कि एपिकल एक्टोडर्मल लेयर जैसे लेग और हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब के स्पेसिफिक नहीं होती है कि यही एपिकल एक्टोडर्मल लेयर। जैसे कि आप ये चीज मत करना कि अगर कभी क्वेश्चन में आया कि एपिकल एक्टोडर्मल लेयर जो होती है ये स्पेसिफाई होती है हिंड लिम्ब के या फोर लिम्ब के, नहीं। स्पेसिफाई जो होती है ये मेसोडर्म लेयर होती है, मेसोडर्म लेयर होती है, स्पेसिफाई होती है ये हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब के स्पेसिफाई होती है। और इसको सिग्नल्स कौन प्रोवाइड करता है, सिग्नल जो होता है एपिकल एक्टोडर्मल सेल से सिग्नल्स मिलते हैं फॉर स्पेसिफिकेशन के लिए, है ना। सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए होती है, एक सही डायरेक्शन देने के लिए होती है ओनली एपिकल एक्टोडर्मल लेयर। और मेनली मेसेनकाइमल सेल ही प्रोलिफरेट करती है। व्हेन द मेसेनकाइमल सेल एंटर द लिम्ब फील्ड दे सीक्रेट द FGF10। जो ये FGF10 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, FGF का फुल फॉर्म क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 क्या करता है, ये कहाँ से सीक्रेटेड हो रहा है, मेसेनकाइमल सेल से। ये मैं सारी चीजें आपको अभी एक सिग्नलिंग प्रोसेस में बताऊंगा। एंड दैट इंड्यूस द ओवरलैपिंग एक्टोडर्म। और ये इंड्यूस किसको करता है, एक्टोडर्म को। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मेसेनकाइमल सेल में ऐसी सिग्नलिंग होती है जो कि एक्टोडर्म को इंड्यूस करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिकनिंग लेयर। और यही थिकनिंग लेयर जो होती है ये भी आपस में एक सिग्नलिंग प्रोसेस करती है और ये एपिकल एक्टोडर्मल रीज का फॉर्मेशन करती है ना। ओवरलैपिंग द एक्टोडर्म टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिकल एक्टोडर्मल रीज और AER। and then AER run along the distal margin of the limb bud and will become the major signaling center of the development limb। ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर करी। मैं एक ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से और समझा देता हूँ कि आपको तो ये चीज पता चल गई कि लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन। अब लिम्ब बर्ड क्या होती है, ये FGF10। अब ये FGF10 भी कैसे सीक्रेटेड होता है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। पर अब ये मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल सेल जो होती है FGF10 का सीक्रेशन करती है और ये इंड्यूस करती है किसको, एपिडर्मल लेयर को। एपिडर्मल लेयर जो सराउंडेड है किसके, मेसेनकाइमल सेल के। और मेसेनकाइमल सेल ही लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करती है ना, प्रोलिफरेशन करके। तो FGF10 एपिडर्मल लेयर को इंड्यूस करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिकनिंग के लिए।
अब यही थिकनिंग होके किसका फॉर्मेशन करती है, सिग्नलिंग प्रोसेस करके एपिकल एक्टोडर्मल रिज का, है ना। अब ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज ये आपस से FGF10 को सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। ऑटो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ये एक प्रकार की, पैराक्राइन सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। और ये फॉर्मेशन करने के लिए मेसेनकाइमल सेल का, कि ये स्पेसिफाई करती है मेसेनकाइमल सेल को हिंड लिम्ब के लिए और फोर लिम्ब के लिए, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी वाली सिग्नलिंग, ये मेनली सिग्नलिंग क्या चीज़ होती है, इसकी वाली सिग्नलिंग कैसे होती है ना। अगर हम बात करें एपिकल एक्टोडर्मल लेयर की, तो एपिकल एक्टोडर्मल लेयर जो उसका मेन रोल क्या करता है, मेन रोल क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द मेसेनकाइमल बिनेट इन द प्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टेट दैट इनेबल द प्रोक्सिमल डिस्टिलेट शोल्डर फिंगर एंड ग्रोथ ऑफ द लिम्ब। ये मैंने आपको बताया था कि जो टेट्रापोड का लिम्ब है वो 3 पार्ट्स में कोऑर्डिनेटेड है, जैसे कि प्रोक्सिमलेटेड, डिस्टिलेटेड, शोल्डर और फिंगर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर करी थी। और ये स्पेसिफाई कौन करता है, ये स्पेसिफाई सिग्नलिंग प्रोसेस करता है ओनली। एपिकल एक्टोडर्मल लेयर जो होती है रिच, ये सिग्नलिंग देती है मेसेनकाइमल सेल को कि उसको ओनली किस पार्ट में स्पेसिफाई होना है, प्रोक्सिमल डिस्टिलेट एंड में, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड और ये डोर्सल वेंट्रल के लिए, है ना। तो ये स्पेसिफाई कौन करती है, इसका मेन रोल होता है एक्टोडर्मल लेयर का। एक्टोडर्मल लेयर ही सिग्नलिंग प्रोसेस करके स्पेसिफाई करवाती है मेसोडर्म लेयर को, है ना। अब हम मोलिकुलर मैकेनिज्म देखें लिम्ब फॉर्मेशन का। तो मोलिकुलर मैकेनिज्म में आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसके बाद में अपन ये थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो ये जो लेयर है हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, मेसोडर्मल लेयर है ना, लेटरल प्लेट मेसोडर्म लेयर। और ये किसकी हेल्प करता है, सोमाइट्स की। सोमाइट्स मैंने आपको अभी बताया था, सोमाइट्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स बनते हैं जब न्यूरुलेशन की प्रोसेस में। और ये जो होती है हमारे पास एक्टोडर्म लेयर। अब लेटरल प्लेट मेसोडर्म लेयर में रेटिनोइक एसिड जो होता है, रेटिनोइक एसिड ये एक प्रकार का सिग्नलिंग लिगेंड्स है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोर्फोजन। मोर्फोजन क्या होता है, मोर्फोजन एक ऐसे इस टाइप का केमिकल्स होता है जो कि उसकी कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट स्पेसिफाई होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मोर्फोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर शोल्डर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एकदम निग्लिजिबल कंसंट्रेशन है, किसी कंसंट्रेशन है कोई भी लिगेंड की या सिग्नल्स की, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जैसे कि फिंगर्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो मोर्फोजन क्या होता है, अगर मोर्फोजन की अब्सेंस भी है तो ये उसके फेट को अचीव करती है, भले उसका फेट कोई डिफरेंट हो। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट अगर किसी फेट का स्पेसिफिकेशन हो रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजन ग्रेडियंट, और उस सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, मोर्फोजन। तो रेटिनोइक एसिड भी जो होता है हमारे पास एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, या फिर मोर्फोजन की तरह। और ये जो होता है हमारे पास डिस्टल, ये प्रोक्सोमियल पार्ट का फॉर्मेशन करता है ना। प्रोक्सोमियली अगर हम देखें, प्रोक्सोमियल डिस्टलेट की बात करें तो ये डिस्टल पार्ट होता है ना। प्रोक्सोमियल के पार्ट की बात करें तो प्रोक्सोमियल में रेटिनोइक एसिड जो होता है TBX5 जीन, TBX5 जीन किसके लिए होता है, फोर लिम्ब के लिए, याद रखना, फोर लिम्ब के लिए TBX5 जीन होता है। TBX5 जीन को एक्टिवेट करता है और यही TBX5 जीन जो होता है Wnt2b को एक्टिवेट करता है। ये एक प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर Wnt2b को एक्टिवेट करता है। Wnt2b जो होता है FGF10 के सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है, किसमें, मेसेनकाइमल सेल में, मेसेनकाइमल सेल ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म की मेसेनकाइमल सेल में ये सारी सिग्नलिंग हो रही है ना। जैसे ही रेटिनोइक एसिड TBX5 जीन को एक्टिवेट करता है, TBX5 जीन जो होता है Wnt2b प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। Wnt2b प्रोटीन जो होता है FGF10 प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। FGF10 प्रोटीन जाकर इंड्यूस करते हैं एक्टोडर्म लेयर में Wnt3 सिग्नलिंग को, Wnt3 सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं। और ये Wnt3 प्रोटीन जो होता है एक्टोडर्म में FGF8 का स्टिमुलेट करता है, FGF8 का एक्टिवेशन करता है। अब ये FGF8 जो होता है एक्टोडर्म को एपिकल एक्टोडर्मल रीज
का फॉर्मेशन कराता है। और एपिकल एक्टोडर्मल रीज ही ये क्या करता है, रिपीटिंग सिग्नलिंग करते हैं FGF10 की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास एक प्रकार की रीसिग्नलिंग है ना। अगर कभी क्वेश्चन आता है टेट्रापोड लिम्ब में कि रीसिग्नलिंग कैसे होती है, तो FGF10 जो होता है ये FGF8 जो होता है, ये जो एक्टोडर्मल लेयर है, मैंने अभी आपको चीज बताया था कि एक्टोडर्म लेयर जो होती है ये ओनली स्पेसिफिकेशन करने का काम करती है, ये कि FGF10 के लेवल को स्टेबलाइज करके रखती है रीसिग्नलिंग करके। वापस से ये इसके रीसिग्नलिंग करके FGF10 के सिग्नल्स को स्टेबल करके रखती है। FGF10 और जो Wnt3a को एक्टोडर्म लेयर को भी एक्टिवेट कराता है FGF8 का। और FGF8 ही किसको एक्टिवेट कराती है, एपिकल एक्टोडर्मल रीच, मतलब थिकनिंग, इसकी थिकनिंग को बढ़ाती है और एपिकल एक्टोडर्मल रीच का फॉर्मेशन कराती है। और ये एपिकल एक्टोडर्मल लेयर जो होती है FGF10 को की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है ना। FGF10 जो होता है ये Wnt2b को भी की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है बाय रीसिग्नलिंग के द्वारा, और TBX5 को भी एक्टिवेट करता है बाय रीसिग्नलिंग के द्वारा। अगर हम बोले कि एक प्रकार की रेसिप्रोकल सिग्नलिंग है ना, रिपीटिंग सिग्नलिंग की जो FGF10 है ये मेन रोल प्ले करता है फॉर और मेसोडर्म लेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब क्या है ना। लिम्ब फॉर्मेशन में FGF10 जो कि मेसेनकाइमल सेल का है, मेसोडर्मल लेयर की मेसेनकाइमल सेल में जो FGF10 है ये एक प्रकार का मेन रोल प्ले करता है। और यही जो होता है TBX5, Wnt2b और Wnt3a की कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करके रखता है ना, स्टेबलाइज करके रखता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो लिम्ब बट फोर लिम्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेटिनोइक एसिड TBX5 जीन को एक्टिवेट करता है, TBX5 जीन Wnt2b को एक्टिवेट करता है, Wnt2b प्रोटीन जो होता है FGF10 को एक्टिवेट करते हैं। अब ये FGF10 जो होता है TBX5 और Wnt2b को भी कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करके रखते हैं और एपिकल एक्टोडर्म के को भी इंड्यूस करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Wnt3a जो होता है FGF8 का एक्टिवेशन करता है। FGF8 जो होता है एक्टोडर्मल लेयर को एपिकल एक्टोडर्मल रीज में कन्वर्ट कर देता है, उसकी थिकनिंग को बढ़ा देता है और ये FGF10 के कंसंट्रेशन को भी स्टेबलाइज करके रखता है। तो इसी टाइप से हमारे पास लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करता है। लिम्ब बर्ड जो होती है FGF10 मेसेनकाइमल सेल में FGF10 जो होता है मेसेनकाइमल सेल को प्रोलिफरेशन का सिग्नल देता है और ये मोस्टली प्रोलिफरेट करके लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन करती है ना। ये सिग्नलिंग क्यों हो रही है, मेसेनकाइमल सेल को स्टिमुलेट करने के लिए और एक्टोडर्मल लेयर को एपिकल एक्टोडर्मल रीच का फॉर्मेशन करने के लिए है ना। FGF10 अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसकी थ्योरी पढ़ूं तो FGF10 expression in the first scene thought the lateral plate mesoderm layer. It become stabilized by Wnt8c to the area of where hind limb form, and this FGF10 stabilized by the action of Wnt1TB. अगर मैं आपको फोर लिम्ब के बारे में बता दिया, हिंड लिम्ब के अंदर कैसे प्रोसेसिंग होती है, हिंड लिम्ब का भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हिंड लिम्ब में क्या होता है, हिंड लिम्ब का डेवलपमेंट कि ये एपिकल लेटरल प्लेट मेसोडर्म में PTX1 जीन होता है। PTX1 जीन जो होता है TBX4 को एक्टिवेट करता है। अगर हम टेट्रापोड लिम्ब की बात कर रहे हैं तो है ना, याद रखो टेट्रापोड लिम्ब की बात कर रहे हैं तो PTX1 जीन एक्टिवेट होता है। अगर हम फोर लिम्ब, यहाँ पर हम हिंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, फोर लिम्ब की अगर बात कर रहे तो यहाँ पर क्या एक्टिवेट हो रहा था, रेटिनोइक एसिड। और अब हिंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, फोर लिम्ब में रेटिनोइक एसिड और हिंड लिम्ब में PTX1 जीन जो होता है TBX4 जीन को एक्टिवेट करता है। TBX4 जो होता है ये हिंड लिम्ब के स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेसेनकाइमल सेल को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि तुमको हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन करना है और ये TBX4 जो होता है Wnt8c का प्रोडक्शन करता है। Wnt8c जो FGF10 का फॉर्मेशन करते हैं। FGF10 जो होता है एपिकल एक्टोडर्म रीच को, एपिकल एक्टोडर्म या फिर एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Wnt3a। Wnt3a जो होता है FGF8 का फॉर्मेशन करता है। FGF8 ये एपिकल एक्टोडर्मल रीच का फॉर्मेशन करते हैं और ये FGF10 की कंसंट्रेशन को भी स्टेबलाइज करके रखते हैं। FGF10 जो होता है और रेटिनोइक एसिड TBX4 ये एक प्रकार के मोर्फोजन की तरह एक्ट करते हैं ना, मोर्फोजन की कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्ट करते हैं।
अगर हम यही सिग्नलिंग की बात करें किसमें, माउस में, माउस में अगर मेमल्स में हम करें, मेमल्स में लिम्ब डेवलपमेंट की बात करें, तो मेमल्स में क्या होता है, हिंड लिम्ब के अंदर पिटेक्स जीन की जगह आइसोलेट जीन्स होते हैं। आइसोलेट जीन जो होते हैं ये TBX4 जीन को एक्टिवेट करते हैं। TBX4 जो होता है Wnt को एक्टिवेट करता है। ये याद रखना, Wnt2 भी किस में हो रहा था, Wnt2 भी फोर लिम्ब में हो रहा था, फोर लिम्ब में। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में बस एक थोड़ा सा फर्क है ना, कि यहाँ पर TBX5 जो था ये Wnt2b को एक्टिवेट कर रहा था, TBX5, और यहाँ पर TBX4 Wnt8c को एक्टिवेट कर रहा है ना। बाकी जो Wnt3 और FGF8 ये हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब में सेम होता है। तो अगर हम एक जनरली अगर बात करें तो लिम्ब का फॉर्मेशन मेसेनकाइमल सेल और एपिकल एक्टोडर्मल लेयर, फिर एक्टोडर्म लेयर, दोनों ही हमारे पास लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अगर हम लिम्ब के स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पेसिफिकेशन ऑफ द लिम्ब फील्ड, तो मेसोडर्म लेयर क्या करती है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि स्पेसिफिकेशन के लिए मेसोडर्म सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। मेसोडर्म सेल को सिग्नल कौन देता है, एपिकल एक्टोडर्म लेयर, है ना। तो मेसोडर्म लेयर गिव राइज टू वर्टिब्रेट लिम्ब कैन आइडेंटिफाई बाय रिमूविंग द सर्टेन ग्रुप ऑफ द सेल, ऑब्जर्विंग दैट लिम्ब डज नॉट डेवलप इन द अब्सेंस। मतलब अगर कभी हम मेसेनकाइमल सेल को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम कभी मेसेनकाइम सेल को किसी और सेल पर ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर हम हिंड लिम्ब की सेल को, हिंड लिम्ब की मेसेनकाइमल सेल है उसको अगर हम फोर लिम्ब की मेसेनकाइमल सेल के ऊपर अगर ट्रांसप्लांट कर देते तो वहाँ पर फोर लिम्ब की जगह हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि मेसेनकाइम सेल जो होती है ये स्पेसिफाई होती है उसके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन के लिए, और मेसेनकाइम सेल ऑटोनोमस सेल होती है। ऑटोनोमस सेल वो सेल होती है जिसको अगर हम कहीं भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको आउटर सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद के ही सिग्नल करके एक ऑटोनोमसली फेट का स्पेसिफिकेशन करती है। मतलब अगर कभी वो सेल किसी फेट के लिए डिटरमाइंड है तो वो उसी फेट को डिटरमाइन करेंगे, है ना। एंड मेकिंग अवर ग्रुप ऑफ द सेल डे रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर, ऑब्जर्व दैट डिसेंडेंट प्रेंग इन द लिम्ब डेवलपमेंट, है ना। मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई कि अगर फोर लिम्ब की जगह अगर हिंड लिम्ब की मेसेनकाइम सेल को डालते हैं तो वहाँ पर हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है फोर लिम्ब की जगह, है ना। अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं कि जैसे यहाँ पर अगर हिंड लिम्ब की सेल है, हिंड लिम्ब की मेसेनकाइम सेल है, और यहाँ पर फोर लिम्ब की मेसेनकाइम सेल है, फोर लिम्ब की मेसेनकाइम सेल है। अगर हिंड लिम्ब की सेल को हम फोर लिम्ब की सेल के पर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, है ना, फोर लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर हम फोर लिम्ब की सेल को हिंड लिम्ब की सेल पर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हिंड लिम्ब की जगह फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये स्पेसिफाई होती है। अब अगर कभी इसके वाले स्पेसिफिकेशन, अब हमने किसका देख लिया, स्पेसिफिकेशन हमने देखा लिम्ब फील्ड का। अब हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे TBX जीन और TBX4 और TBX5। TBX4 किसके लिए था, हिंड लिम्ब के लिए था, हिंड लिम्ब के लिए, अभी हमने सिग्नलिंग पढ़ी सारी। और TBX5 किसके लिए था, फोर लिम्ब के लिए, है ना, फोर लिम्ब के लिए था। तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन शो दैट ड्यूरिंग नॉर्मल चिक डेवलपमेंट TBX5 is the found in the lateral plate mesoderm। TBX5 जो होता है एंटेरियरली प्रेजेंट होता है। एंटेरियर मतलब TBX5 किसके लिए होता है, फोर लिम्ब के लिए। फोर लिम्ब जो होता है हमारे पास एंटेरियर पोर्शन पर प्रेजेंट होता है, एंड TBX4 इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पोर्शन पर। TBX4 ये पोस्टीरियर पोर्शन पर प्रेजेंट होता है। एंड TBX5 कंटेनिंग लिम्ब बट प्रोड्यूस्ड विंग, एंड TBX4 कंटेनिंग लिम्ब बट प्रोड्यूस्ड लेग। TBX4 मतलब किसके लिए था, TBX5 हमारे पास फोर लिम्ब के लिए, और फोर लिम्ब जो होता है विंग्स का प्रोडक्शन करती है, विंग्स का फॉर्मेशन करती है। अगर हम TBX4 की बात करें तो TBX4 जो होती है लेग का फॉर्मेशन करती है। इफ द न्यू लिम्ब बड इज इंड्यूस्ड, अगर हम
एक्सपेरिमेंट करे FGF सिक्रेटिंग बिट्स, FGF जो होता है ये TBX4 और TBX5 को इंड्यूस कराता है। मैंने अभी आपको एक रीसिग्नलिंग बताई थी जिसमें FGF10 जो था ये उनकी कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज कर रहा था, किसके, TBX4 की भी, Wnt2b की भी, और ये HC की भी, है ना, और Wnt3a की भी, है ना। FGF10 मेन रोल प्ले कर रहा था। तो ये इसी तरह से इसमें बोल रहा है कि FGF सिक्रेटिंग बिट्स द टाइप लिम्ब फॉर्मेट डिपेंड ऑन विच TBX जीन पर डिपेंड होता है लिम्ब का टाइप, इज एक्सप्रेस इन द लिम्ब बड, जो कि एक्सप्रेस होता है किसमें, लिम्ब बड में। इफ द प्लेस बिटवीन द पोस्टीरियरली एंड रीजन ऑफ द TBX4 and TBX5 expression, bead will be induce the expression of TBX4 posteriorly and TBX5 anteriorly. अगर हम the resulting limb will also express the TBX5 anteriorly and TBX4 posteriorly, that will generate the chimeric limb. मतलब अगर कभी हम TBX4 को anteriorly, जो कि एंटीरियरली, जो TBX4 किस में हो रहा था हमारे पास, पोस्टीरियरली हो रहा था, अगर हम TBX4 को एंटीरियरली अगर कभी एक्सप्रेस कराए, यहाँ पर एक्सप्रेस कराए TBX4 जीन को, तो ये क्या कर रहा है, काइमेरिक लिम्ब का फॉर्मेशन कर रहा है ना। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ TBX5 इन द फोर लिम्ब बर्ड एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लिम्ब इंड्यूस द FGF सिक्रेटिंग बीट्स। मतलब मैंने सीधी सी बात बताई कि FGF सिक्रेटिंग बीट से ही हमारे पास TBX और TBX4 या TBX5 जीन का एक्टिवेशन हो रहा है। अब यही जीन जो है, यही प्रोटीन लिम्ब के टाइप का स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें किसमें हो रही है, मेसेनकाइमल सेल में। इसीलिए मेसेनकाइमल सेल किसी भी लिम्ब के टाइप के लिए, जैसे फोर लिम्ब हो या हिंड लिम्ब हो, उसके टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। और इसको सिग्नलिंग के, इसके जो भी सिग्नल्स है, जैसे कि TBX4 जीन और TBX5 जीन, इसका कंसंट्रेशन मेंटेन करके कौन रख रहा है, एपिकल एक्टोडर्मल लेयर का Wnt3b और FGF8, है ना। पर ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ये याद रखना। अगर क्वेश्चंस में ये आए कि एपिकल एक्टोडर्मल लेयर ये किसी लिम्ब के टाइप को स्पेसिफाई कर रही है, तो ये गलत है। इसके टाइप को स्पेसिफाई कौन कर रही है, मेसेनकाइमल सेल। क्यों, क्योंकि ये सारे जीन जो है मेसेनकाइमल सेल में ही इंड्यूस्ड हो रहे, है ना। FGF सिक्रेटिंग बिट and the somite level can be determined by MRF4 which localized to the myotomes, है ना। और ये सारी प्रोसेस को जैसे लेटरल प्लेट मेसोडर्म में हो रही है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म और सोमाइट जो होती है एक दूसरे की सिग्नलिंग से ही मेसेनकाइमल सेल को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ TBX4 इन द हिंड लिम्ब बर्ड एंड posteriorly portion of the FGF inducing beats and the chimeric limb induced by the FGF beats contain the anterior wings structure and posterior leg structure, है ना। अगर कभी हम इनकी सिग्नलिंग्स को अगर फ्लक्चुएट करते हैं तो वहाँ पर ये जीन जो होते हैं इनके फैट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ही हम इसको फ्लक्चुएट करते हैं तो ये इस टाइप से, मेनली अगर हम बात करें फोर लिम्ब बर्ड की तो ये विंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, हिंड लिम्ब बर्ड की बात करें तो ये लेग्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, FGF10 की वजह से। FGF10 किसको इंड्यूस करते हैं, मतलब किसकी लेवल को मेंटेन करके रख रहे हैं, TBX जीन के। विंग के लिए कौन सा है, TBX5 और लेग के लिए TBX4, है ना। ये किस में एंटेरियरली प्रेजेंट हो रहा है, एंटेरियरली, और TBX4 जो होता है पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर फॉर्म होता है ना। ये सारी चीजें, और इनके लेवल, FGF10 के लेवल को मेंटेन कौन कर रहा है, एपिकल एक्टोडर्मल रीच, है ना। ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल सिग्नलिंग करते हैं ना। अगर हम FGF इंड्यूसिंग बीट्स को नॉर्मली अगर हम देखें तो विंग का प्रोडक्शन करने वाली बीट्स को अगर हम उसके लेग के प्रोडक्शन पर, लेग फॉर्मेशन की सेल में अगर डालते हैं तो वहाँ पर काइमेरिक लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर पोस्टीरियर पार्ट्स के TBX4 जीन को अगर एंटीरियर पार्ट्स में डालते हैं तो वहाँ पर काइमेरिक लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, काइमेरिक लिम्ब फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जीन जो होता है ये स्पेसिफाई है उनके फैट के लिए। अगर हम एक सिग्नलिंग देखें, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि फोर लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स में कि AER को अगर रिमूव कर देते हैं तो ये लिम्ब बर्ड डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर AER को हम रिमूव करते हैं तो ये
10 के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। अब FGF10 अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये TBX जीन जो कि हिंड लिम्ब या फोर लिम्ब के लिए स्पेसिफाई था या फिर लिम्ब के टाइप के लिए स्पेसिफाई था, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब ये एक्सप्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर प्रोलिफरेशन नहीं होगा, है ना, प्रोलिफरेशन नहीं होगा मेसेनकाइमल सेल का, तो यहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम एक्स्ट्रा AER डाल दें, एक्स्ट्रा AER अगर डाल दें तो FGF10 का जहाँ पर अगर हम एक कंसंट्रेशन माने कि जैसे कि एक 10 माइक्रोमोल अगर कभी इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही है एक FGF10 से, तो अगर हम एक एक्स्ट्रा FGF10 डाल रहे हैं तो यहाँ 10 की जगह पर 20 माइक्रोमोल अगर कभी हम माइक्रोमोल अगर कंसंट्रेशन हो रही है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, एक्स्ट्रा पार्ट्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर विंग्स क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगी। ये किस में कर रहे हैं हम, फोर लिंग में कर रहे हैं, इसलिए विंग डुप्लीकेट हो रही है। अगर हम हिंड लिंग में करें तो यहाँ लेग डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना, लेग का डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब लेग मेसेनकाइम सेल्स को अगर हम देख रहे हैं तो यार अगर हम यहाँ पर विंग्स मेसेनकाइम सेल जहाँ पर थी FGF4 लिम्ब की जगह अगर हम लेग मेसेनकाइम सेल को यहाँ पर डालते हैं तो लेग मेसेनकाइम सेल जो होती है विंग्स की जगह पर लेग का फॉर्मेशन करवा देती। तो इससे क्या साबित हुआ, AER सेल तो है यहाँ पर, AER सेल ओनली FGF10 के लेवल को मेंटेन कर रही है। अब लेग मेसेनकाइम सेल है तो लेग मेसेनकाइम सेल में TBX4 जीन एक्टिवेट हो जाएगा, TBX4 जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये लेग का फॉर्मेशन कर देगा विंग्स की जगह पर, है ना। अगर यहाँ पे नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल है, मतलब AER तो है, AER तो है, पर यह कोई भी मेसेनकाइम सेल नहीं है जो कि लिम्ब का फॉर्मेशन करा रही है, तो फिर फोर लिम्ब या हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन करा रही है। इस कोई भी टाइप की सेल यहाँ पर मेसेनकाइमल सेल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर FGF10 का लेवल मेंटेन नहीं होगा। FGF10 का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो यहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन या विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। AER रिप्लेस्ड बाय FGF10 बीट्स। अगर हम AER को रिप्लेस कर दे रहे हैं FGF10 बीट्स के साथ, मतलब AER को हटा रहे हैं और उसकी जगह पर FGF की बीट डाल रहे, FGF की बीट, मतलब FGF8 जो होता है, अगर हम इसकी FGF की बीट्स को अगर डाल देते हैं तो ये मेंटेन कर लेता है भाई FGF10 के लेवल को, FGF10 के लेवल को ये तो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि हमको तो चाहिए ओनली इंड्यूक्शन के लिए, इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि FGF8 किस में बन रहा था, एपिकल एक्टोडर्मल रीच में, है ना। अब अगर हम AER को हटा रहे हैं और उसकी जगह पर अगर हम सिंथेटिकली FGF8 का डालते हैं वहाँ पर तो FGF10 का लेवल तो मेंटेन रहेगा, तो नॉर्मल विंग्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये सारी प्रोसेस किस में की गई, फोर लिम्ब में। अगर हम हिंड लिम्ब में करें तो हिंड लिम्ब का यहाँ पर विंग्स की जगह पर लेग का फॉर्मेशन होगा, है ना। आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे कि मेनली स्पेसिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, लिम्ब के टाइप का हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब के टाइप का कौन, मेसेनकाइम सेल। और मेसेनकाइम सेल को मेंटेन कौन करके रख रहा है, एपिकल एक्टोडर्मल रीच, है ना। तो स्पेसिफाई करने वाली मेसेनकाइम सेल हुई। ये सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज वहां पर गड़बड़ी ना करें। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को ले आऊंगा, है ना। अब अगर हम बात है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, अब जोन ऑफ पोलराइजिंग अभी हमने क्या करा, प्रोक्सोमियल और डिस्टल पार्ट को पढ़ा, है ना। ये मोर्फोजेनली टाइप का होता है, यहाँ पर रेटिनोइक एसिड का कंसंट्रेशन प्रोक्सोमियल पार्ट पर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर रेटिनोइक एसिड, यहाँ पर FGF का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसका FGF का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब FGF का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे टाइप का मोर्फोजन ग्रेडियंट बनाते हैं, है ना। अब मोर्फोजन ग्रेडियंट बनाते हैं मतलब यहाँ हाई कंसंट्रेशन है FGF का, यहाँ पर सबसे लो कंसंट्रेशन है, इसी कारण यहाँ पर प्रोक्सोमियल और डिस्टल पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी सिग्नलिंग मैंने अपन ने अभी लिम्ब बट के फॉर्मेशन में पढ़ी, है ना। अब जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन होता है ना, पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में जो होता है ZPA जीन, ZPA प्रोटीन जो होता है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ना। और यही क्या करता है, पोस्टीरियर पार्ट के इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उसकी सेल को, पोस्टीरियर पार्ट की सेल को कॉम्पिटेंस बनाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर के, मतलब लिटिल फिंगर के, और एंटीरियर पार्ट में हमारे पास थंब का फॉर्मेशन होता है ना, थंब का फॉर्मेशन होता है। हमने 3 टाइप का कोऑर्डिनेशन पढ़ा, जिसमें 1 टाइप तो पढ़ लिया हमने डिस्टल और प्रोक्सोमियल। अब सेकंड टाइप का जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर का, है ना।
अब हम पढ़े तो प्रोक्सिमली डिस्टल ग्रोथ ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द लिम्ब बड आर मेड पॉसिबल बाय द सीरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एईआर एंड लिम्ब बड मेसेंकाइमल सेल डायरेक्टली बीनेथ, है ना। मतलब डिस्टल और प्रोक्सिमल एंड का जो स्ट्रक्चर था ये किसके द्वारा स्पेसिफाई हो रहा था, मेसेंकाइमल सेल और एपिकल एक्टोडर्मल रीच के द्वारा। अब अगर हम बात करें एंड द डिस्टल मेसेंकाइमल सेल इज कॉल्ड अ जोन पोलराइजिंग, है ना। पोलराइजिंग जोन होता है। पोलराइजिंग जोन मीन्स क्या होता है, एक प्रोलिफरेटिव जोन, है ना, जो कि प्रोलिफरेटिव जोन बोलते हैं इसको, है ना, जो कि लिम्ब का पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है और फिंगर्स का फॉर्मेशन करता है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा सेट ऑफ द डिजिट ऑफ आर मिरर इमेज। और मैंने ये चीज बताई कि हर जीन लिम्ब का फॉर्मेशन में कोई भी जीन जो कि सेल में इंड्यूस्ड हो रहा है वो उस सेल के फेट को स्पेसिफाई कर रहा है। मतलब अगर कभी उस पार्ट्स की सेल को अगर किसी और पार्ट पर अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा काइमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है ना। वैसे ही अगर मैं अगर बताऊँ आपको कि ZPA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोस्टीरियर पार्ट के लिए ZPA। अगर हम ZPA के पोस्टीरियर पार्ट को अगर एंटीरियर पार्ट पर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। वहाँ पर थंब की जगहों पर डबल, अगर हम बात करें डबल फिंगर्स, लिटिल फिंगर का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, डबल लिपिड फिंगर का या फिर डबलेट फॉर्म में हो जाएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में शो हुए। यहाँ पर डबल फिंगर लिटिल फिंगर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी लिटिल फिंगर फॉर्म हुई है और ये भी लिटिल फिंगर फॉर्म हुई है ना। यहाँ पर थंब का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ZPA किसके लिए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोस्टीरियर पार्ट के लिए। और ZPA जो होता है ये सोनिक हेडहॉक प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा था। सोनिक हेडहॉक जो होता है ये सिग्नलिंग प्रोसेस करता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये इस टाइप से इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और ये सारे जो रेटिनोइक एसिड, सोनिक हेडहॉक, ये जो होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वर्क करते हैं। ये जो लिटिल फिंगर में होता है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर एकदम बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर थंब का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण ये सेल को स्पेसिफाई करता है लिटिल फिंगर फॉर्मेशन के लिए, है ना, लिटिल फिंगर के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम सिग्नलिंग पढ़े तो जोन ऑफ पोलराइजिंग ZPA जो होता है सोनिक हेड एक प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है, किसमें, पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में। और यही पोस्टीरियर पार्ट का सोनिक हेडॉक जो होता है ग्रीम 1 को एक्टिवेट कराता है। ग्रीम 1 जो होता है BMP को इनिबिट करते हैं। BMP क्या होता है, BMP हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं अभी जनरल भाषा में बोलूँ तो BMP जो होता है प्रोलिफरेशन को इनिबिट कराता है, प्रोलिफरेशन को इनिबिट करा रहा है। और एक्टिवेट किसको कर रहा है, ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कराने का काम करता है। इसलिए सोनिक हेडॉक जो होता है एक प्रोलिफरेटिव जोन है। ये क्या है, प्रोलिफरेटिव जोन है। अब प्रोलिफरेटिव जोन है तो ये ग्रीम 1 प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है और ग्रीम 1 जाके इनिबिट कराता है BMP सिग्नल्स को। अब BMP इनिबिट होने पर AER और FGF इंड्यूस हो जाते हैं। और AER FGF जो होता है ये FGF8 को एक्टिवेट कराते हैं। और ये FGF जो होते हैं ये सोनिक हेडॉक के लेवल को मेंटेन करते हैं बाय द रिपीटिंग सिग्नलिंग से, रेसिप्रोकल सिग्नलिंग से, है ना। ये AER मेनली वर्क करती है, मैंने आपको प्रोक्सिमल डिस्टल पार्ट में ही बताया था। तो ये सोनिक हेड के लेवल को भी मेंटेन करके रखा है FGF8, है ना। और इसी कारण क्या होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट का फॉर्मेशन होता है। सोनिक हेड पोस्टीरियर पार्ट पर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ना, इस टाइप से। अगर हम देखें इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, ये इंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट पर। अब हॉक्स की बात करें, अब हॉक्स किस में फॉर्मेशन होता है। अगर हम नॉर्मली मैं आपको बताऊँ तो जो हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होता है उसमें बोन्स फॉर्मेशन होती है। बोन्स जो होती है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड। और ये तीनों जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में फॉर्मेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि स्टाइलोपोड के बाद में डायरेक्ट ऑटोपोड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम और ये जो भी स्टाइलोपोड, ऑटोपोड और ज़िगोपोड होते हैं ये हॉक्स जीन के कारण इंड्यूस होते हैं। और यही ऑक्सीजन इनके रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनके फैट्स को, स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन जो होता है हॉक्स 9 और 10 जो होता है फोरलिम में, ये स्टाइलोपोड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टाइलोपोड मीन्स क्या होता है, ह्यूमरस, है ना।
अब बात करें ज़्यूगोपोड की, तो ज़्यूगोपोड में एक स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ FGF10 और FGF10 बोल रहा है HOX10 और HOX11, हाई कंसंट्रेशन ऑफ HOX11, ये ज़्यूगोपोड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम बात करें ऑटोपोड की, तो ऑटोपोड के लिए हमारे पास HOX13 जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसमें से HOX11 रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर ज़्यूगोपोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ज़्यूगोपोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे HOX11 अगर हमने म्यूटेटेड कर दिया तो वहाँ पर डायरेक्टली स्टाइलोपोड के बाद में ऑटोपोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यूगोपोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ज़्यूगोपोड एब्सेंट होगा। अगर हम इसमें से HOX13 को इनिबिट कर देते हैं या फिर HOX13 को डिफिशियंट कर देते हैं तो यहाँ पर फिंगर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, फिंगर्स का मेनली फॉर्मेशन नहीं होगा। ये फोर लिम के कारण करो। अगर हम बात करें हिंड लिम में, तो हिंड लिम में HOX9 प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये याद रखना, हिंड लिम में HOX9 प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर स्टाइलोपोड का स्पेसिफिकेशन कौन करता है, HOX10, और HOX11 जो करता है ये ज़्यूगोपोड का स्पेसिफिकेशन करता है। HOX13 की बात करें तो ये ऑटोपोड का स्पेसिफिकेशन करता है। और ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक दूसरे के इंडक्शन से फॉर्मेशन होते हैं, है ना। ये कभी नहीं होता है कि डायरेक्टली HOX9 के बाद HOX10 के बाद में डायरेक्टली HOX13 का इंडक्शन हो जाए, नहीं। अगर HOX13 का इंडक्शन के लिए स्पेसिफिकली सिग्नल चाहिए HOX11 का, और ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है। अब अगर हम बात करें नेक्रोटिक जोन की, नेक्रोटिक जोन, तो नेक्रोटिक जोन क्या होता है, नेक्रोटिक जोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिंगर्स के, जैसे अगर हम बात करें फिंगर्स के अलग अलग करने का मतलब एक डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए, फिंगर के डिजिट्स फॉर्मेशन के लिए। और जो हमारे पास बोन होती है रेडियस अल्ना, जो हमने पीछे पढ़ी थी, रेडियस अल्ना जो बोन है, ये जिस टाइप से स्ट्रक्चर अगर हमने देखा, ये दो बोन जो है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय बीच में गैप है इनके। तो ये गैप के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेक्रोटिक जोन्स, है ना। तो अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के नेक्रोटिक जोन होते हैं। मैं इनको डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, ये सारी थ्योरीज क्या स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन थ्योरीज के अंदर वही चीज़ लिखी जो मैं आपको एक मैनुअली समझा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए, डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए इंटीरियर नेक्रोटिक जोन का फॉर्मेशन, इंटर डिजिटल नेक्रोटिक जोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, BMP सिग्नलिंग, है ना, BMP सिग्नलिंग। इसको इनिबिट कौन कर रहा था, अभी मैंने पीछे पढ़ा था, जोन ऑफ पोलराइजिंग ZPA इंड्यूस करा था तो सोनिक हेडहॉग को, और सोनिक हेडहॉग जो था BMP सिग्नल को इनिबिट करा रहा था। और यही BMP एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एपोप्टोसिस किसके लिए यूजफुल होती है, फिंगर्स को डिजिट्स का फॉर्मेशन के लिए। और रेडियस अल्ना जो होती है हमारे पास, रेडियस अल्ना जो दो बोन्स है, इन दोनों बोन्स के अलग अलग होने के लिए, और ये दो बोन का अलग स्पेसिफिक वर्क होता है। तो इसके लिए तो इंटीरियर नेक्रोटिक जोन किसके लिए होता है, रेडियस अल्ना को इंटीरियरली जो बोन्स होती है उनके अलग अलग होने के लिए, एपोप्टोसिस का इंडक्शन के लिए। और इनको इंडक्शन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, BMPG। और इंटर डिजिटल जोन जो होता है डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वहाँ की सेल्स का एपोप्टोसिस कराकर डिजिट्स को सेपरेटली फॉर्मेशन कराता है। और एक जो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट को नेक्रोटिकली उनके फैट को अचीव कराती है, फैट को स्पेसिफाई कराती है ना। अगर हम BMP सिग्नल्स की बात करें तो BMP सिग्नल जो होता है, BMP जो कि BMP ये BMP for the apoptosis autopod is probably provided by the BMP protein. BMP247 are each expressed in the interdigital mesenchymal and blocking the BMP signal. BMP सिग्नल को BMP247 ये जो होता है ये BMP को ब्लॉकिंग करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली BMP ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही एपोप्टोसिस जो होता है इंटीरियर नेक्रोटिक जोन और इंटर डिजिटल नेक्रोटिक जोन, इंटर डिजिटल नेक्रोटिक जोन का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और यही डिजिट्स को और रेडियस अल्ना ये दो बोन्स को सेपरेटेड कराता है।
अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई वायरल क्या करता है, वायरल जो होता है वायरस ये बीएमपी सिग्नलिंग को इनिबिट कराने का काम करते हैं, और इसी इनिबिशन के कारण क्या होता है, एपोप्टोसिस को इनिबिट होता है। एपोप्टोसिस इनिबिट होने पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपरली फिंगर्स सेपरेटेड नहीं होती है और बोन्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, जिगोपोड का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है ना। और वायरल क्या करते हैं, एक प्रोटीन जो होता है जिसको हम बोलते हैं नोगिन प्रोटीन, इसको इंड्यूस कराता है और इसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। और यही नोगिन प्रोटीन जो होता है बीएमपी, अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ आपको कि नेक्रोटिकली सिग्नलिंग क्या होती है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली सिग्नलिंग क्या होती है, बीएमपी सिग्नल किसको एक्टिवेट कराते हैं, बीएमपी सिग्नल सबसे पहले इनिबिट करते हैं, बीएमपी सिग्नल सबसे पहले एपोप्टोटिक जीन जो कि कैस्पेस 3 कैस्पेस 9, 8, 3, 6, 7 इनको एक्टिवेट कराते हैं। और ये एपोप्टोसिस करा के क्या करते हैं, इंटर डिजिटल जोन और इंटीरियर नेक्रोटिक जोन है ना, इनका फॉर्मेशन कराते हैं। और इससे ही क्या करता है, एक नॉर्मल लीम फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल लीम बनता है ना। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन क्या करते हैं, नोडल प्रोटीन का एक्टिवेट कराते हैं, और यही नोडल प्रोटीन जो होता है बीएमपी 247 को एक्टिवेट कराते हैं। और यही बीएमपी 247 ये इनिबिट करते हैं किसको, बीएमपी सिग्नल्स को, है ना, इसको इनिबिट कर देते हैं बीएमपी सिग्नल को। अब बीएमपी सिग्नल इनिबिट हो गया तो ये किसको एक्टिवेट करा देंगे, प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कराते हैं। प्रोलिफरेशन मीन्स कौन सा, ZPA और मेसेनकाइमल सेल के FGF10 को, है ना, FGF10 को एक्टिवेट कराते हैं, यही प्रोलिफरेटिंग है ना। और इनिबिट किसको करते हैं, बीएमपी सिग्नल को। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे पास एक डिफॉल्ट, हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट लिम्ब का फॉर्मेशन होता है ना, जिसमें कि जो डिजिट्स प्रॉपरली जो होते हैं सेपरेटेड नहीं होंगी, और ज़िगोपोड जो होता है ये नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं होता है, यह डिफॉल्ट फॉर्मेशन होता है, डिफॉल्ट फॉर्म होता है ना, डिफॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये मैंने सारी सिग्नलिंग आपको बता दी। और बीएमपी और किस चीज़ में से यूज़ होता है, बीएमपी जो होता है कार्टिलेज के फॉर्मेशन में यूज़ होता है और एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराता है ना। कार्टिलेज को कौन बनाता है, स्क्लेरोडर्म। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कौन कौन से पार्ट जो होते हैं हमारे पास लेग के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो यहाँ तक मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, टेट्रापोड लिम्ब। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई और नया टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मैं उसको और अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है इस लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बताएं, मैं आगे अपनी मिस्टेक्स को और कम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।